हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। उन दोनों लेक्चर्स में हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि फूड क्या है, फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट किस तरह की क्रॉप प्लांट से हमारी बॉडी में सप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में पढ़ा था कि हमारे जो फूड रिसोर्सेज है उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग मेथड्स हमने प्लांट्स की यानी कि क्रॉप प्लांट्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए पढ़े। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में पर्पस क्या था कि ऐसे सीड और क्रॉप प्लांट्स को डेवलप करना जो कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा दे, वो पैथोजन से बचे रहें या फिर एबायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सभी के लिए रेजिस्टेंट हो जाएं। अगर रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो उनको इजी ग्रो करना इजी हो जाएगा और हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब यह है कि सीड की सोइंग करने के बाद जब प्लांट उसमें से इमर्ज आउट हो जाता है तो अब प्लांट डेवलप होने से हार्वेस्टिंग तक उस क्रॉप प्लांट को कैसे बचाए रखें, किस तरह उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करें, किस तरह टाइम टाइम पर उनको वाटर सप्लाई करें, यानी कि इरिगेशन और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। 2 मेन चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब यह है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई करें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, और इरिगेशन का मतलब है उनको टाइमली वाटर प्रोवाइड करें ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 2 मेन एस्पेक्ट्स हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इरिगेशन पढ़ने वाले हैं। अब पहला टॉपिक में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। क्या होता है देखें, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नोट्स आपको यहीं से बनाने, मैं लिखता जा रहा हूं, रीड करता जा रहा हूं, आप अच्छे से समझते जाएं। न्यूट्रिएंट्स आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स which are supplied to plants by air, water and soil. They are required for growth and development of crop plants. न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए किसी भी प्लांट या एनिमल को? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम क्योंकि दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं तो हम वहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं। प्लांट्स कहां से न्यूट्रिएंट लेंगे? या तो एयर से या वाटर से या सॉइल से। ठीक है, तो 3 अलग अलग सोर्स हो गए जहां से प्लांट के न्यूट्रिएंट आएंगे। तो एयर में से क्या क्या आएगा? एयर में से कार्बन और ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें कार्बन होगा। ऑक्सीजन यूज होती है रेस्पिरेशन के लिए, उसमें ऑक्सीजन होगी। वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर प्लांट्स को प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बाकी सोइल सप्लाई 13 न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई सोइल करती है। इसका मतलब प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं? एयर, वाटर, सोइल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट एयर, वाटर, सोइल में अलग अलग तरह के मिनरल सप्लाई करते हैं। तो आपको ये टेबल बनानी है। बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट टू क्रॉप प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कोई न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जो कम अमाउंट में ही प्लांट को चाहिए होता है और प्रॉपर ग्रोथ कर देता है। कोई न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए होता है। तो उसके बेसिस पर इन न्यूट्रिएंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो। जैसा कि नेम से लग रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल। ऐसे न्यूट्रिएंट जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट्स, उनको बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल वाले एग्जांपल मैंने सिंबल्स लिखे हैं, आप पूरा लिखेंगे, सिंबल भी लिखेंगे। पहले नेम पूरा लिखें, उसके ब्रैकेट में सिंबल लिखें। आयरन, उसके ब्रैकेट में Fe लिखें। मैंगनीज Mn, बोरोन Zn, नहीं बोरोन B, जिंक Zn, कॉपर Cu, मोलिब्डेनम Mo। और मैक्रो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और सल्फर S। ठीक है, पूरा नेम लिख के ब्रैकेट में लिखें आप। Deficiency of these nutrients in soil affects plant growth and development
रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेसेज। इन न्यूट्रिएंट्स की अगर सोइल में कंसंट्रेशन नॉर्मल रिक्वायरमेंट से कम हो तो डेफिशिएंसी, और नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो तो टॉक्सिसिटी हो जाती है एक प्लांट के लिए। मतलब क्रॉप प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ही चाहिए, भले वो टेम्परेचर की हो, वाटर की हो, एयर की हो, न्यूट्रिएंट्स की हो, सभी को ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब होता है जिस कंसंट्रेशन पर वो बेटर ग्रोथ शो करते हैं। अब न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए एसेंशियल जरूर है, लेकिन अगर उनकी थोड़ी सी भी कमी हुई या फिर वो थोड़े से ज्यादा हो गई तो उस प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट कम कंसंट्रेशन में ही चाहिए, तभी अच्छी ग्रोथ होगी, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा कंसंट्रेशन में ही चाहिए, तभी अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैन बी सप्लाइड टू सॉइल इन फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि हम डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में आते हैं तो एग्रीकल्चरल फील्ड को हमेशा कल्टीवेट किया जाता है, उनको खाली कम छोड़ा जाता है, इसलिए उनमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से उस सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, उसमें फिर ग्रो करेंगे, और ग्रो करेंगे तो उन सभी न्यूट्रिएंट को क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ को सेव करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं, एक तो मैन्योर्स और एक फर्टिलाइजर्स, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में। हेडिंग डालिए मैन्योर। These are natural fertilizers which supply small quantity of nutrients to soil। ये नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं और सोइल को स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। Manures are complex organic substances made by decomposition of the animal excreta and plant waste। मैन्योर कैसे बनते हैं आपने देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, काऊ या बफेलो, उनके डंग को एक जगह कलेक्ट किया जाता है। प्लांट का भी कोई वेस्ट हो, बची हुई घर में वेजिटेबल हो या और कोई ऐसा रिसाइक्लेबल मटेरियल हो, उस सब को उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और उसमें धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता रहता है एयर की प्रेजेंस में, और वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मैन्योर बन जाता है। उस मैन्योर को क्रॉप फील्ड में हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैन्योर बनता किस चीज से, एनिमल के वेस्ट और प्लांट के वेस्ट, उससे मैन्योर बनता है। बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड मैन्योर्स में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब मैन्योर में किस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है, या उसका कोई पार्ट यूज हुआ है, या उसका वेस्ट प्रोडक्ट यूज हुआ है, उसके बेसिस पर मैन्योर तीन टाइप के हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट तो वो होता है जो नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को यूज करके, डिकम्पोज करके, बैक्टीरिया और फंजाई की एक्टिविटी से वो बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म की हेल्प से, जिनको रेड वर्म्स भी बोलते हैं या फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, उनकी हेल्प से डिकम्पोज करवाया जाता है प्लांट वेस्ट को। और ग्रीन मैन्योर में कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे सन हेम्प और ग्वार, इन प्लांट्स को क्रॉप फील्ड में पहले तो ग्रो होने ले देते हैं और फिर उसकी मल्चिंग करवा देते हैं, ताकि वो प्लांट्स सारे उसी सोइल में मिक्स हो जाएं और उन प्लांट की बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो उस सोइल में आ जाएं। तो तीन टाइप के पढ़ेंगे, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए, आप नोट्स बनाएं सब, फिर आगे पढ़ते हैं। देखें, टाइप्स ऑफ मैन्योर। मैन्योर जो कि नेचुरली अवेलेबल फर्टिलाइजर हैं, उनके क्या टाइप हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, तीन टाइप हैं। कंपोस्ट मतलब मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट एंड अदर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। मैन्योर कैसे बनता है, कंपोस्ट जो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट और जो भी घर में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर सकते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर एक पिट के अंदर डंप भी कर सकते हैं, गड्ढे को खोद के उसमें डाल देंगे तो प्रॉपरली बैक्टीरिया और फंजाई उसको डिकम्पोज करके और गुड क्वालिटी का कंपोस्ट तैयार कर देंगे। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट मेड बाय एक्टिविटी ऑफ रेड वर्म्स ऑन प्लांट लिटर, दे एड न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल बाय देयर वेस्ट। रेड वर्म्स यानी कि अर्थवर्म्स को यूज करके
अगर कंपोस्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। इन रेड वॉर्म्स को मॉइस्ट सॉइल में खेत में छोड़ देते हैं जहां पर प्लांट के पार्ट्स गिरते हैं, उनको बोलते हैं लिटर, जैसे लीफ है, ब्रांच है, छोटे छोटे पार्ट्स गिरे रहते हैं, उन सभी को ये कंज्यूम करके उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करके और वेस्ट के तौर पर सॉइल में छोड़ते हैं, जिससे कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मतलब ये भी एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, तो वर्मी कंपोस्ट। और थर्ड है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर होते हैं सन हेम्प और ग्वार के प्लांट, जिनको सॉइल में ग्रो करने देते हैं, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी मल्चिंग कर देते हैं, सॉइल के अंदर ही मिक्स कर देते हैं, तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में ऐड हो जाते हैं और सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मेड बाय सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प एंड गुआर, GUAR, एंड विच आर मल्च्ड इनटू क्रॉप फील्ड्स। ठीक है, तो 3 टाइप का मैन्योर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स आर एज फॉलोज। मैन्योर्स को क्रॉप फील्ड्स में ऐड करने का क्या एडवांटेज है? फर्स्ट, एनरिचेज सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस। न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर के मिक्सचर को ह्यूमस बोलते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड डिक्रीजेज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और अगर इनके प्लेस पर केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज करते तो हार्मफुल इफेक्ट होते सॉइल पर, उनसे बचाते हैं मैन्योर्स। इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सैंडी सॉइल, प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग, क्लेई सॉइल। मतलब क्ले होती है चिकनी मिट्टी और सैंडी होती है बालू मिट्टी, बिल्कुल ड्राई वाली जो डेजर्ट में भी होती है, लेकिन इतनी सैंडी नहीं, थोड़ी कम। सैंडी सॉइल में प्रॉब्लम क्या होती है कि वाटर रुकता नहीं, पेनिट्रेट करके बहुत नीचे चला जाता है। नीचे चला जाता है तो वो प्लांट की रूट्स का अवेलेबल हो नहीं सकता। तो हम क्या करें, उसमें बार बार अगर मैन्योर ऐड करेंगे तो उस सैंडी सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा देगा, जिससे कि अपर सॉइल की लेयर में ही वाटर अवेलेबल रहेगा और वहां पर प्लांट ग्रो करने लग जाएंगे। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। और क्लेई सॉइल, क्लेई मतलब चिकनी मिट्टी होती है, वहां पर पानी भर जाता है, नीचे जाता ही नहीं, उसकी वाटर लॉगिंग कंडीशंस को प्रिवेंट करके उसको पेनिट्रेट करवाता है। तो दोनों अपोजिट वर्क है, लेकिन टाइप ऑफ सॉइल में ये दोनों अपोजिट वर्क भी करता है। इको फ्रेंडली एंड हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ फार्म वेस्ट। फार्म पर, एग्रीकल्चरल फार्म पर कितने वेस्ट अक्युमुलेट होते हैं, उन सबको रिसाइकल करने का बहुत अच्छा तरीका है कि उससे मैन्योर यूज कर ले। ठीक है, और इको फ्रेंडली भी है क्योंकि पॉल्यूशन की कॉज नहीं करता है। ठीक है, सभी डिकम्पोजेबल सब्सटेंस से बनता है तो रिसाइकल होता रहता है, कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता। 4 एडवांटेजेस हो गए मैन्योर के, टाइप्स हो गए, डेफिनेशन होगी। उसके बाद मैन्योर और दूसरा फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है। These are commercially produced plant nutrients, mainly NPK होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मेड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और कमर्शियली प्रोड्यूस्ड हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सबसे ज्यादा होते हैं। इनके क्या एडवांटेजेस हैं? इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज एंड स्टोर। इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और स्टोर करना और यूज करना काफी आसान है इनको। हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स इन हाई कॉस्ट फार्मिंग। मैंने फार्मिंग की 3 प्रैक्टिस बताई थी। तो हाई कॉस्ट फार्मिंग में क्या है, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मर्स ऐड करते हैं, तो उसमें वो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, लीव्स, ब्रांचेस। लीफ और ब्रांचेस बहुत ज्यादा डेवलप करनी हो एकदम से तो केमिकल फर्टिलाइजर डालें। एंड गिव राइज टू हेल्थी प्लांट्स। ठीक है, हेल्थी प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है। लेकिन एक्सेसिव और कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होंगे वो आप पढ़ेंगे। फिर आपको डिफरेंसेस की टेबल, आपको क्वेश्चन दूंगा, वो टेबल आपको बनानी है, 5 डिफरेंसेस लिखने। ठीक है, ये नोट डाउन करें पहले। Disadvantages of fertilizers। फर्टिलाइजर्स की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? Causes water pollution and death of useful microbes of soil। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से वो क्रॉप प्लांट्स उस फर्टिलाइजर को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाते, जिससे कि वो रेन वाटर के साथ फ्लो होकर वाटर बॉडीज में जाता है और वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है।
ठीक है। डिक्रीज्ड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि मैन्योर्स तो ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट दोनों प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस की फॉर्म में, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो धीरे धीरे जिस क्रॉप फील्ड में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं उस क्रॉप फील्ड की सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कम होता चला जाता है। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट है कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है। प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स एंड एक्सेस डोज इज हार्मफुल फॉर क्रॉप प्लांट्स। अगर टाइमली फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाएं या फिर डोज में कम या ज्यादा हो जाएं तो वो बेनिफिशियल होने के बजाय क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसका आंसर यही लिखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। 5 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके तुरंत बाद आंसर लिखेंगे। और उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन आपने सुना होगा, क्रॉप प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करना, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उनको वाटर देने की जरूरत है उनकी सर्वाइवल के लिए। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना यही इरिगेशन है। सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया डिपेंड्स ऑन मॉनसून एंड रेनफॉल, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर इंडिया में मॉनसून और रेनफॉल पर डिपेंड है। तो अच्छा मॉनसून और रेनफॉल होता है तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आती है। फार्मर्स डिपेंड ऑन वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ponds, wells, canals etc. फॉर द इरिगेशन ऑफ फार्मलैंड। फार्मलैंड के इरिगेशन के लिए फार्मर्स अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं, जिन्हें वेल्स, कैनल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है वेल। वेल्स कंस्ट्रक्टेड इन प्लेसेस वेयर ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल। ग्राउंड वाटर कुछ अपर लेयर में या फिर डीप सॉइल लेयर में प्रेजेंट हो, वहां पर ये मेथड यूज किया जाता है। In dug wells, water is collected from upper earth layers, that is strata, while in tube wells, water is collected from deeper layers. अगर अपर अर्थ की लेयर्स में ही वाटर अवेलेबल हो तो उसको बोलते हैं डग वेल, और बहुत डीप हो, जैसे कि अपने एरिया में बहुत डीप है, उनको बोलते हैं ट्यूब वेल्स। बी है कैनल्स। These are elaborate and extensive used methods of receiving water from reservoirs like dams, rivers etc. डैम्स और रिवर्स में जो कलेक्टेड वाटर है उसको क्रॉप फील्ड तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होता है वो होता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में मेन कैनाल निकलती है, उसकी ब्रांच कैनाल्स निकलती हैं जो ज्यादातर एग्रीकल्चरल एरिया को कवर करने की कोशिश करती हैं। तो वहां से वाटर को क्रॉप फील्ड्स तक पहुंचाने का काम कैनल्स करती हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम रिवर्स। इसमें क्या होता है, रिवर से ही इंजन की हेल्प से वाटर को पंप आउट करके और एग्रीकल्चर फील्ड में डाला जाता है। टैंक्स, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वोयर्स ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए स्मॉल स्टोरेज टैंक बनाए जाते हैं, उनमें कुछ वाटर कलेक्ट हो जाता है, बाद में एग्रीकल्चरल फील्ड में उस वाटर को यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो है मेन क्या क्या सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। वैसे मेनली इनके अलावा रेनफॉल पर ज्यादा डिपेंड करता है इंडिया में एग्रीकल्चर, लेकिन ये सब सोर्सेज हैं। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड डेवलपमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग दोनों ही वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स भी हैं, जिनमें रेन वाटर को लार्ज स्केल पर कलेक्ट कर लिया जाता है और बाद में एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन भी हो गया और इरिगेशन भी हो गया, मल्टीपर्पज। तो आप यहां तक नोट्स की फॉर्म में नोट डाउन करें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, लिखिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग और ड्रॉट, दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं। ड्रॉट में DROUGHT। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब वैसे तो यही है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स को यूज ना करके नेचुरल मैन्योर्स को यूज करें तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, उससे यूजफुल इफेक्ट्स बहुत सारे होंगे जो
हार्मफुल इफेक्ट हमें केमिकल फर्टिलाइजर और हर्बिसाइड से होते हैं वो सारे नहीं होते। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेडिंग डाल, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज इको फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम, फुल स्टॉप। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, फर्स्ट है fertilizers, herbicides, pesticides are used in minimal quantities or not used at all. केमिकल फर्टिलाइजर्स, herbicides और पेस्टिसाइड्स का यूज इस फार्मिंग में नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ एंड लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा आर यूज्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटीज। ऑर्गेनिक मैन्योर, फर्टिलाइजर की जगह तो मैन्योर यूज करेंगे और लाइवस्टॉक का वेस्ट यूज करेंगे। बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम नोस्टोक, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनकी सॉइल में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एंड बायो पेस्टिसाइड्स, टर्मरिक एंड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए टर्मरिक और नीम लीव्स, आपने भी फूड ग्रेन्स स्टोर किए होंगे तो उनमें नीम डाले होंगे, तो उसके लिए इनको यूज करना। और बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना, ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब केमिकल्स का नो यूज, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ, द कंडीशन विच अराइजेस ड्यू टू स्कार्सिटी और इर्रेगुलर रेन्स, या तो रेन कम होना या फिर इरेगुलर होना, उसकी वजह से जो कंडीशन होती है वो होती है ड्रॉट। When drought occurs in rain-fed areas, agriculture is affected. Rain-fed areas वो होते हैं जहां पर मेनली एग्रीकल्चर रेन पर ही डिपेंड है, वहां पर अगर रेन कम हो तो वहां पर एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है। Scientists have developed some drought-resistant varieties which can grow better under conditions of water scarcity. कुछ साइंटिस्ट ने ऐसी वैरायटीज भी डेवलप की हैं क्रॉप प्लांट्स की जो कि लो वाटर कंडीशंस, बहुत कम वाटर कंडीशन में भी बेटर ग्रोथ शो कर सकती है, ठीक है। तो ये है ग्रोथ और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। यहां तक अपना टॉपिक कंप्लीट होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। अब पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, इरिगेशन के बारे में डिटेल में हो गया। थर्ड पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, और क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो अगले लेक्चर में होगा। सारे नोट्स इसी में से बनाने हैं। जहां पर थोड़ा बहुत लाइट है, रिफ्लेक्शन है बोर्ड पर, वहां पर आप सुनकर उस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, समझ के नोट्स बनाते रहें और सभी टेस्ट भी देते रहें। ओके, थैंक यू।